हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। पिछली क्लास में हमने प्रेसिपिटेशन पे बात किया था और देखा था कि वर्षण के कितने प्रकार होते हैं। उन्हीं में से हम आज पहला चैप्टर शुरू करेंगे, जिसमें आज की क्लास में हम समझेंगे ओस, कोहरा, मिस्ट और पाला के विषय में। तो इस क्लास में हम संघनन की प्रक्रिया को भी समझेंगे कि किस प्रकार से वर्षण होता है, और साथ ही साथ में इन सब के कॉन्सेप्ट को शॉर्ट में जो है क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले इन चीज़ों को समझने से पहले आप संघनन की एक छोटी सी प्रक्रिया को समझें कि संघनन की प्रक्रिया में वास्तव में क्या होता है। ये कोई भी चीज़, वर्षण का कोई भी प्रकार हो, चाहे वो कोहरा हो, ओस हो, पाला हो, या वर्षा हो, रेनफॉल हो, या फिर हिमपात हो यानी स्नोफॉल, या फिर ओलावृष्टि यानी हेलफॉल हो, स्लीट हो, किसी भी प्रकार का अगर वर्षण है, प्रेसिपिटेशन है, तो उसमें वायु में नमी का होना ज़रूरी है। पहली शर्त है, अगर वायु में ह्यूमिडिटी नहीं है तो फिर वर्षण नहीं होगा। तो सबसे पहले वर्षण के लिए आवश्यक शर्त है कि आपके पास में कोई ह्यूमिड एयर होनी चाहिए, यानी कि अगर कोई गर्म हवा है, देखिए अगर आपके पास में है गर्म हवा, गर्म एवं आर्द्र वायु, आर्द्र वायु है, जब तक ह्यूमिडिटी नहीं होगी तब तक वर्षण के लिए परिस्थितियां जनरेट नहीं होंगी। और ये वायु किसी वजह से अगर ठंडी होती है तो इसकी जो सापेक्षिक आर्द्रता है वह बढ़ेगी। पीछे की क्लास में हमने बताया था कि अगर ये हवा ऊपर जाती है, वायु अगर ऊपर जाती है, ऊपर जाती है या किसी अन्य कारण से, या अन्य कारण से, देखिए दोनों चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है, ठंडी होती है। अगर वायु ऊपर जाएगी तो नॉर्मल लैप्स रेट दर ऊपर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर जो है ऊपर टेम्परेचर कम होता जाता है। साथ ही साथ में जब भी कोई गर्म हवा ऊपर जाती है तो उसका एक्सपेंशन होता है, फैलाव होता है, आयतन में वृद्धि होती है। और जब आयतन में वृद्धि होगी तो एडियाबैटिक लैप्स रेट के तहत जो है उसके टेम्परेचर में फॉल होगा, जो है टेम्परेचर गिरेगा। तो जो गर्म और आर्द्र वायु होती है, जो नम है, वो हवा ऊपर जा रही है तो ऊपर जाने पर ठंडी होगी। पीछे की क्लासेस में आपने कॉन्सेप्ट को समझा था कि जब भी कोई हवा ऊपर जाएगी तो सापेक्षिक आर्द्रता में वृद्धि होगी, इसकी सापेक्षिक आर्द्रता में वृद्धि होगी। सापेक्षिक आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि वायु ठंडी होने पर नमी धारण करने की क्षमता कम हो जाती है, इस वजह से सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ने लगती है। आप पीछे क्लास को रिवाइज कर लीजिएगा अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही। सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ेगी तो एक ऐसा बिंदु आएगा जब वायु की नमी धारण करने की क्षमता और उसमें उपस्थित नमी बराबर हो जाएगी। इस कंडीशन को कहते हैं वायु संतृप्त हो जाना, वायु का संतृप्त हो जाना। तो सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ेगी और एक कंडीशन आएगी जब वायु संतृप्त हो जाएगी, सेचुरेट हो जाएगी, संतृप्त हो जाएगी, या आप कह सकते हो कि RH बराबर 100% हो जाएगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाएगी। और जिस तापमान पर यह प्रक्रिया घटित होती है उस तापमान को कहा जाता है ओसांक, यानी कि ये जो घटना है ये ओसांक पर होगी, ओसांक बिंदु, इसे ओसांक बिंदु कहा जाता है, ड्यू पॉइंट। अब यहीं से संघनन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। जब भी वायु संतृप्त हो जाएगी तो उसमें संघनन शुरू हो जाएगा, संघनन।
कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन दो टेम्परेचर पे हो सकता है। हमने आपको बताया कि ओसांक बिंदु प्राप्त होता है जब वायु संतृप्त होती है, तभी संघनन होता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब 100% हो जाती है। ये ओसांक बिंदु किस तापमान पर प्राप्त होगा ये निश्चित नहीं है। हो सकता है कि यह जल के हिमांक से पहले प्राप्त हो जाए। पानी का जो हिमांक है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड ये होता है हिमांक, जहाँ पे पानी जमता है। तो हो सकता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुँचने से पहले ही वायु संतृप्त हो जाए, और यह भी हो सकता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुँच के या इससे और नीचे माइनस में टेम्परेचर जाने पर वायु संतृप्त हो। ये तो निर्भर करेगा कि उसमें ह्यूमिडिटी कितनी है। अगर उसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो वो पहले भी संतृप्त हो सकती है, और अगर बहुत कम मात्रा में ह्यूमिडिटी है तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जा कर के संतृप्त होगी, या उससे भी माइनस टेम्परेचर पर जा कर के। तो संघनन होने के लिए तापमान या तो हिमांक से पहले या हिमांक के बाद हो सकता है। तो संघनन के फलस्वरूप जो है क्या चीज़ें बनेंगी वो निर्भर करेगा तापमान पे। अब संघनन की प्रक्रिया जो है 2 तापमान पे हो सकती है। या तो हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक से अधिक ताप पर। अगर संघनन हिमांक से अधिक ताप पर हो रहा है या फिर हिमांक या उससे कम ताप पर, दोनों ही कंडीशन में अलग अलग चीज़ें संघनन के फलस्वरूप बनेंगी। संघनन होता क्या है? संघनन वह प्रक्रिया है जिसमें वायु में उपस्थित जो वाटर वेपर है, जल वाष्प है, वह द्रव में तब्दील होने लगती है। तो ये किस टेम्परेचर पर होगा जा कर के, इसके अनुसार प्रोडक्ट बनेंगे। तो हो सकता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे संघनन शुरू हो सकता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले ही संघनन जो है वो शुरू हो। संघनन का मतलब है आपको हमने बता दिया। तो यदि फ्रीजिंग पॉइंट से अधिक ताप पर हो रहा है, यानी 0 से पहले ही, तो आपके जो परिणाम निकलेंगे वो क्या बनेंगे? ओस बनेगी, ओस यानी ड्यू, ओस बनेगी, जल बूंदें यानी वर्षा हो सकती है, बादल बनेंगे, और कोहरा बनेगा, फॉग, मिस्ट बनेगी, यानी आप कह सकते हो कुहासा, कुहासा या धुंध। ये सभी चीज़ें जो हैं वो बनती हैं अगर फ्रीजिंग पॉइंट तक तापमान नहीं गिरा है। अंडरस्टूड बात है, बहुत कॉमन बात है कि अगर फ्रीजिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पहुंच जाएगा, तो ये सारी चीज़ें बनना संभव नहीं है, क्योंकि तब जो जलवाष्प है वो बर्फ़ बन जाएगी। तो फिर जब बर्फ़ बन जाएगी, यानी कि अगर हिमांक तक तापमान गिर गया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया या उससे भी और नीचे चला गया, तो क्या बनेगा? तो फिर कुछ और चीज़ें बनेंगी। तो आपका बनेगा पाला, पाला पड़ेगा, हिमपात होगा यानी स्नोफॉल, स्नोफॉल, और ओलावृष्टि होगी, ओलावृष्टि यानी हेलफॉल, और स्लीट बनेगा यानी जो है सहिम। एक और लिख सकते हैं, सहिम यानी स्लीट। ये सभी प्रोडक्ट बनेंगे अगर हिमांक तापमान पर संघनन होता है या उससे नीचे होता है। तो बिल्कुल सिंपल सी ये एक स्ट्रक्चर है
कि कोई गर्म हवा है जिसके अंदर जल वाष्प है, वाटर वेपर है। वाटर वेपर होना ज़रूरी है। वाटर वेपर कैसे पहुंचती है ये सब पीछे आपको मैंने बताया हुआ है, उसको रिवाइज करते रहें। तो ये प्रक्रिया है। अब आज की क्लास में हम ओस, कोहसा और कोहरा को पढ़ेंगे और पाला को भी साथ में देख लेंगे हम। तो चलिए बात करते हैं ओस पे। सबसे पहले हम देखेंगे ओस किसको कहते हैं, कैसे ओस बनती है। ड्यू ओस आपने देखा होगा ठंडक की रातों में सुबह जब आप उठते हैं या लंबी रातें होती हैं जब, तो उसमें सुबह सुबह आपको धरातल पर, पेड़ पौधों की पत्तियों पर या धरातल पर रखी हुई ठोस वस्तुओं पर आपको वाटर की नन्ही नन्ही बूंदें दिखाई पड़ती हैं। इसको कहा जाता है ओस। तो ये ओस कैसे आती है, कहाँ से आती है, इसको हम समझेंगे। देखिए प्रक्रिया वही है। जब भी हवा से जल बनेगा तो संघनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप बनेगा। हवा में नमी है, वो अगर हवा ठंडी होगी तो वो नमी जो है वो जल में तब्दील हो जाएगी। अब वो काफ़ी चीज़ें बन सकती हैं। तो सबसे पहले ओस को हम देखें कैसे बनती हैं। देखिए ओस बनने के लिए कुछ शर्तें हैं। ओस कब बनेगी? ओस तभी बनेगी जब ठंडी और लंबी रातें हों, यानी कि इसकी कुछ शर्तें हैं। देखिए ओस बनने के लिए ठंडी एवं लंबी रात हो, यानी कि समय मिले, लंबी रात हो, बड़ी बड़ी रातें हों और ठंडी हो, शीत ऋतु की रातें हैं। साफ आकाश होना चाहिए। अभी सब चीज़ को हम समझाएंगे कि ये ऐसा क्यों होना चाहिए। साफ आकाश हो और वायु में पर्याप्त नमी हो, पर्याप्त नमी हो, ह्यूमिडिटी हो, शांत हवा हो, शांत हवा यानी कि पवन न चल रही हो, और जो संघनन है वो हिमांक से ऊपर होना चाहिए। ये सबसे बड़ी शर्त है कि जो संघनन है वो हिमांक से पहले होना चाहिए, हिमांक से ऊपर, यानी 0 से ऊपर ही, ऐसा ना माइनस में ताप न पहुंच जाए, 0 से ऊपर होना चाहिए। अगर इतनी शर्तें पूरी हो रही हैं तो ओस पढ़ने के लिए सही दशाएं हैं। ओस कैसे पड़ती है? ओस में जब लंबी ठंडी रात होगी तो क्या होगा, आप दिन में देखते हो, दिन के समय में विकिरण होता है, यानी सूर्य विकिरण होता है जो धरातल को गर्म करता है, और जो नमी वाले क्षेत्र हैं, जल स्रोत हैं, उनके जल का वाष्पीकरण करेगा, जिससे हवा में पर्याप्त नमी आ जाएगी। तो पर्याप्त नमी हवा में है। साफ आकाश, रात के समय जब पृथ्वी ठंडी होना शुरू होती है, रात के समय क्या होता है, पृथ्वी पार्थिव विकिरण के माध्यम से, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के माध्यम से जो है वो गर्मी को बाहर फेंकती है। वो गर्मी अंतरिक्ष में चली जाती है, कुछ वायुमंडल को गर्म करती है और कुछ अंतरिक्ष में भी चली जाती है। अगर साफ आकाश है यानी बादल रहित, तो फिर वो नमी बादलों से टकरा के वापस नहीं आएगी, यानी वायुमंडल ठंडा बनेगा और आराम से गर्मी बाहर चली जाएगी, जिससे धरातल ठंडा हो जाएगा। शांत हवा है, हवा रुकी हुई है, इसीलिए जो हवा पृथ्वी के संपर्क में आने पर ठंडी हो रही है वो अपनी जगह पर बनी हुई है, जिससे वो और देर तक ठंडी होती चली जाती है। तो यहाँ पर जो परिस्थितियाँ हैं वो क्या जनरेट करेंगी, देखिए इसमें देखिए दिन के समय क्या होता है, दिन में जो सौर विकिरण है, सौर विकिरण, विकिरण से धरातल गर्म होता है, धरातल गर्म होता है, वायु भी गर्म होती है और वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण, इवोपोरेशन होगा। दिन के समय ये प्रक्रिया होगी। अब रात लंबी है तो रात में क्या होगा, रात में धरातल ठंडा हो जाएगा। हमने आपको समझाया कि धरातल क्यों ठंडा हो जाएगा, क्योंकि लंबी रात है और पार्थिव विकिरण की वजह से पृथ्वी का धरातल ठंडा हो रहा है।
साफ आकाश है, इसीलिए जो गर्मी बाहर फेंकी जा रही है वो वापस भी नहीं आ पा रही, इसलिए और ज़्यादा ठंडा हो रहा है। रातें लंबी हैं तो ठंडा होने के लिए पर्याप्त समय मिल रहा है। शांत हवा है, इसलिए हवा अपनी जगह से हट भी नहीं रही है, इसीलिए वो धरातल के संपर्क में होने से और ज़्यादा ठंडी होती चली जाती है। जब रात में धरातल ठंडा होगा तो क्या होगा? संपर्क की वायु ठंडी हो जाएगी, जबकि उसके ऊपर की वायु गर्म रहेगी। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी है। वायु अपेक्षाकृत, देखिए बहुत नहीं लेकिन उसकी तुलना में अपेक्षाकृत गर्म रहेगी। धरातल के संपर्क की हवा तो ठंडी हो जाएगी जब पृथ्वी ठंडी होगी, लेकिन उसके थोड़ा ऊपर की हवा गर्म बनी रहेगी जो दिन में गर्म थी। हवा चल नहीं रही है, इसीलिए ऊपर की हवा गर्म, नीचे की हवा ठंडी। ये हो गई उल्टा कंडीशन। उल्टा का मतलब ये है, जब हमने पीछे की क्लास में आपको विकर्ण वगैरह पढ़ाया था तो आपको हमने बताया था कि ऊपर जाने पर तापमान में गिरावट होती है, यानी कि यहाँ अगर हवा गर्म है तो यहाँ हवा अपेक्षाकृत ठंडी होती है। पृथ्वी पर सामान्यतः नीचे से ऊपर की तरफ जाने पर टेम्परेचर गिरता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया है, नीचे की हवा ठंडी है और उसके ऊपर की हवा गर्म है, यानी उल्टा कंडीशन हो गई। इसको कहते हैं तापीय प्रतिलोमन। इस कंडीशन को कहा जाता है तापीय प्रतिलोमन, यानी कि नीचे ठंडी हवा ऊपर गर्म हवा, थर्मल इन्वर्जन। अब नीचे की ठंडी हवा और ऊपर की गर्म हवा, ऊपर की गर्म हवा नम है, आर्द्र है, उसमें सुबह के समय जो है वाष्पीकरण से नमी पहुंची थी, और जब हवा ये ठंडी होगी तो संघनन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, और संघनन हिमांक से अगर पहले हो रहा है तो ओस बनेगी। जल जो जलवाष्प है वो जल की बूंदों में कन्वर्ट हो जाएगी, और वो धरातल से, धरातल पर रखी हुई ठोस वस्तुओं से, पौधों की पत्तियों से लिपट करके छोटी छोटी बूंदें बना देगी। उसी को ओस कहा जाता है। ओस बनने के लिए धूल के कण, नमक के कण, धुएं के कण, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब आप कोहरा या बादल वगैरह देखते हो तो उसमें इन कणों को होना ज़रूरी होता है, आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे सीधे सीधे संघनन से जलवाष्प जो है वो धरातल पर और वहाँ पर रखी वस्तुओं, पेड़ पौधों पर ही सीधे जल की बूंदों के रूप में संघनित हो जाती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसकी वजह से क्या होगा, संघनन की प्रक्रिया। देखिए अब वायु ठंडी हुई, तापीय प्रतिलोमन हुआ, संघनन के फलस्वरूप जलवाष्प धरातल एवं ठोस वस्तुओं, पेड़ पौधों की पत्तियों, तनों इत्यादि पर, पत्तियों से लिपटकर छोटी छोटी जल बूंदें बनाती हैं। छोटी छोटी जल की बूंदें बन जाती हैं, और इन्हीं को क्या कहते हैं, इन्हीं को ओस कहा जाता है, ड्यू। ओस हमेशा धरातल पे ही बनेगी, ये हवा में लटकी हुई नहीं होगी। जो कोहरा होता है वो हवा में बादल की तरह तैरता हुआ दिखाई पड़ता है, तो वो जल की बूंदें जो होती हैं वो धूल कणों से लिपटी होती हैं या धुएं या नमक के कणों से लिपटी होती हैं। लेकिन यहाँ पर जो संघनन है उसमें जलवाष्प सीधे धरातल पे, पेड़ पौधे की पत्तियों पर, ठोस वस्तुओं पर संघनित हो जाती है और जल की बूंदें बिछ जाती हैं, जिसको ओस कहा जाता है। ये सुबह सुबह आपको दिखाई पड़ेगा, और जैसे ही सूरज निकलेगा, सूरज निकलने पर क्या होगा, विकिरण आएगा, पृथ्वी पे टकराएगा, और जो ये तापीय प्रतिलोमन की कंडीशन बनी थी वो समाप्त हो जाएगी। और जैसे ही ये कंडीशन समाप्त हो जाएगी,
हवा गर्म हो जाएगी तो ओस समाप्त हो जाएगी। इसीलिए जब सूर्य आता है तो ओस छट जाती है, धीरे धीरे ओस खत्म हो जाती है। अब समझते हैं कोहरा। कोहरा क्या है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए कोहरा और कुछ नहीं है, कोहरा एक प्रकार का बादल है। जैसे आप बादल ऊंचाई पे देखते हैं, जो कोहरा है वो धरातल के निकट जो बादल बनते हैं उनको कोहरा कहा जाता है। हालांकि बादल के तुलना में कोहरा उतना घना नहीं होता है और इसमें जल की बूंदें बहुत छोटी छोटी होती हैं, इसीलिए ज़मीन पर गिरती नहीं हैं, तैरती रहती हैं और विजिबिलिटी को कम कर देती हैं। जो कोहरा होता है उसमें आप 1 किलोमीटर से कम देख पाते हैं। 10 मीटर, 5 मीटर, 30 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, 1 किलोमीटर से कम विजिबिलिटी रहती है, उसको कहते हैं कोहरा। देखिए कोहरा को समझें ज़रा, कैसे बनता है कोहरा। अब देखिए कोहरा भी जो है फॉग भी जो है वो तापीय प्रतिलोमन की वजह से ही बनता है, क्योंकि हमने आपको बताया कि हवा को ठंडा होना ज़रूरी है तभी संघनन होगा। अब कोहरा इतनी ऊंचाई पर नहीं होता है कि जो ऊंचे जाने की वजह से जो टेम्परेचर फॉल होता है उसकी वजह से बादल बनेंगे बहुत ऊंचाई पे जाकर। लेकिन अगर ज़मीन के निकट ही कोई बादल बन रहा है तो इतने कम ऊंचाई पर जाकर के हवा उतनी ठंडी नहीं हो सकती है कि बादल का निर्माण हो जाए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई दूसरा फैक्टर है जिसकी वजह से हवा ठंडी हो जाती है और वो फैक्टर है तापीय प्रतिलोमन, उसकी वजह से। तो देखिए कोहरा है एक्चुअल में क्या, ये धरातल के निकट एक बादल है। धरातल के निकट एक बादल ही है ये, क्लाउड, इसको कोहरा कहा जाता है। कैसे बनता है, देखिए तापीय प्रतिलोमन की वजह से ये बनता है। तापीय प्रतिलोमन, थर्मल इन्वर्जन के कारण बनता है। इसमें फ्रंटल कोहरा भी होता है जिसमें 2 प्रकार की हवाएं आकर के मिक्स हो जाती हैं। तो अगर धरातल के निकट कोई बादल बन रहा है जिसमें जल की छोटी छोटी बूंदें होती हैं, वो तैरती रहती हैं और इसी को कोहरा कहा जाता है। देखिए इसमें संघनन हिमांक से ऊपर होता है एवं जो जलवाष्प है, जलवाष्प आर्द्रताग्राही नाभिकों से लिपट करके, आर्द्रताग्राही नाभिकों, इसको अंग्रेजी में कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई से लिपटकर जल की छोटी छोटी बूंदें बनाती हैं, छोटी छोटी बूंदें बनाती हैं जो हवा में तैरती रहती हैं। ऐसे ही आप लिखें इसको, तैरती रहती हैं, और इसी को कहते हैं हम फॉग यानी कोहरा। अब देखिए इसमें 2-3 टर्म आए। एक तो आपने देखा संघनन हिमांक से ऊपर हो रहा है, जो पहले ही हमने आपको शर्त बताई थी, पानी जमना नहीं चाहिए, जलवाष्प जो है वो केवल जल में कन्वर्ट होनी चाहिए। दूसरा एक आया आर्द्रताग्राही नाभिक, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। ये आवश्यक है बादल बनने के लिए या कोहरा बनने के लिए, हाइग्रोस्कोपिक नाभिकों का होना ज़रूरी है। हवा में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल होते हैं। ये जो हाइग्रोस्कोपिक नाभिक हैं ये क्या हैं, ये धूल के कण हैं, धूल के कण हैं, या नमक के कण हैं, नमक के कण हैं, या धुएं के कण हैं, धुएं के कण हैं,
आदि। पराग हो सकते हैं, पेड़ पौधों के फूलों के जो पराग कण होते हैं, पराग कण आदि, ये चीज़ें हवा में मिक्स रहती हैं। हवा में धूल, धुआं, पराग कण यानी और नमक के कण, ये सब उड़ते रहते हैं। यही छोटे छोटे जो कण हैं, इनको आर्द्रता ग्राही नाभिक कहा जाता है। इनका होना आवश्यक है। जब भी संघनन की प्रक्रिया शुरू होगी, हवा ठंडी होने लगेगी, तो उसकी जो जलवाष्प है वो इन्हीं कणों से लिपट जाएगी और छोटी छोटी नन्ही नन्ही जल की बूंदें बनना शुरू हो जाएंगी। और जैसे जैसे टेम्परेचर गिरता जाएगा, छोटी छोटी जल की बूंदें और बड़ी होती चली जाएंगी। अगर जल की बूंदें बहुत बड़ी हो जाती हैं तो रेनफॉल शुरू हो जाता है, उसकी हम आगे प्रक्रिया समझेंगे। लेकिन यहाँ पर छोटी छोटी बूंदें बनती हैं जो आकार में इतनी छोटी हैं कि वो नीचे नहीं गिरती हैं, वो हवा में तैरती रहती हैं, जिससे एक सघन बादल जैसी संरचना बनती है, जिसको हम कोहरा कहते हैं। जब बादल बनने की प्रक्रिया है, उसमें भी यही प्रक्रिया होती है, जो ज़मीन से काफ़ी ऊपर होती है। ये धरातल के निकट होता है। ये कहाँ होता है? ये प्रक्रिया जो है वो धरातल के निकट होती है। तो इस तरह से इसको कहते हैं कोहरा। अब कोहरा कई कारणों से बन सकता है। ये तो बेसिक फीचर आपने देखा कि कोहरा ऐसे बनता है। अब ये कोहरा किस कारण से बना है, उस कारण के आधार पर कोहरा कई प्रकार का हो सकता है। अब उसमें पहला जो कोहरा है उसको कहते हैं विकिरण कोहरा। देखिए, विकिरण कोहरा, रेडिएशन फॉग। जो कोहरा है, इसकी दृश्यता कितनी है ये पूछा जा सकता है, यानी कि विजिबिलिटी। इसकी विजिबिलिटी जो है 1 किलोमीटर से कम होती है। 1 किलोमीटर से कम होती है इसकी दृश्यता। इसमें आप 1 किलोमीटर से आगे नहीं देख सकते। 10-5 मीटर देख सकते हैं, 1000 मीटर तक ही देख सकते हैं। तो विकिरण कोहरा पहला इसका टाइप है। दूसरा होता है अभिवहनीय। अभिवहनीय कोहरा, या इसको कहते हैं एडवेक्शन, एडवेक्शनल फॉग। अभी इसको भी हम आगे जानेंगे कैसे बनता है। और तीसरा होता है घाटी या पहाड़ी कोहरा। इसको आप कह सकते हैं हिल फॉग या वैली फॉग। और चौथा एक टाइप इसका हो सकता है सीमांत कोहरा। सीमांत कोहरा या फ्रंटल फॉग। देखिए, फॉग का बेसिक फीचर जो हमने बताया वो यही है, लेकिन किस कारण से बना, ये संघनन की प्रक्रिया क्यों हुई, ये कारण सब में अलग अलग है। विकिरण, अभिवहनीय, घाटी या सीमांत, अलग अलग प्रकार से और भी कुछ टाइप होते हैं जो क्षेत्रीय हैं। तो इन कारणों, किन कारण से बनता है कोहरा, उसकी वजह से उसके अलग अलग प्रकार हैं। जबकि ये सभी जो कंडीशंस हैं ये तापीय प्रतिलोमन पैदा करती हैं, इस वजह से कोहरा बनता है। तो अभी हम एक एक को समझेंगे। तो चलिए विकिरण कोहरा और एडवेक्शनल फॉग को समझते हैं। अभी हमने आपको बताया कि कोहरा बनने के लिए यहाँ पर जो परिस्थितियाँ हैं वो तापीय प्रतिलोमन की वजह से हैं। तापीय प्रतिलोमन यानी कि उल्टा सिचुएशन, नीचे ठंडी हवा हो जाए और उसके ऊपर गर्म हवा, तो इस वजह से जो है संघनन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। और चूंकि धरातल के निकट ही होता है, इसीलिए इससे कोहरा बनता है, ना करके बादल बनते हैं। बादल ऊंचाई पे बनते हैं, तो इसको कोहरा कहते हैं। देखिए, विकिरण के वजह से जब होता है तो उसे विकिरण कोहरा कहते हैं, और एडवेक्शनल जो रीजन है उसकी वजह से ये अभिगमनीय कोहरा बनता है, या अभिगमनीय विकिरण कोहरा भी इसको कहा जाता है। तो पहले वाले को समझते हैं। देखिए कैसे होगा। दिन में क्या होता है, सौर विकिरण होती है, सूर्य का प्रकाश होता है। इस सूर्य के प्रकाश से धरातल भी गर्म होगा, उसकी वजह से हवा भी गर्म होगी। हवा गर्म होगी, वाष्पीकरण की प्रक्रिया होगी। वाष्पीकरण से जो जलवाष्प है वो हवा में मिक्स हो जाएगी, जिससे क्या बनेगा, जिससे गर्म और आर्द्र वायु बनेगी, यानी ह्यूमिड एयर बनेगी, वेट एयर बनेगी, जिसमें पर्याप्त नमी होगी। दिन के समय ऐसी सिचुएशन बनेगी।
अगर ठंडी रातें हैं, शीतकाल का समय है, तो रात में वैसे भी क्या होता है, पार्थिव विकिरण निकलना शुरू होता है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। पृथ्वी रात में, दिन के समय वो जितनी एनर्जी को ग्रहण करती है, पीछे एक चैप्टर हमने पढ़ाया था पृथ्वी का उष्मा बजट, उसको फिर से रिवाइज करिएगा। दिन के समय पृथ्वी जितना गर्म होती है, रात में वो अपना सारी जो उष्मा है उसको रेडिएशन के रूप में वायुमंडल में फिर से वापस भेज देती है। इसीलिए पृथ्वी अपना एक निश्चित तापमान जो लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड है उसको मेंटेन रखती है। तो रात के समय क्या होगा, पृथ्वी ठंडा होना शुरू हो जाएगी, पार्थिव विकिरण निकालना शुरू कर देगी। इससे क्या होगा, धरातल ठंडा हो जाएगा। धरातल ठंडा होगा तो उसके संपर्क में जो वायु है वो भी ठंडी हो जाएगी। अब धरातल ठंडा हो रहा है तो उसके संपर्क की वायु ठंडी होगी, लेकिन उसके ऊपर की जो वायु है जो धरातल से थोड़ा दूरी पर है वो उतनी तेज़ी से ठंडी नहीं होगी। तो इससे क्या होगा, नीचे धरातल के निकट की हवा तो काफ़ी ठंडी हो गई, लेकिन उसके ऊपर की हवा जो है वो अपेक्षाकृत उसकी तुलना में गर्म रहेगी। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से तापीय प्रतिलोमन यानी थर्मल इन्वर्जन उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि धरातल के निकट ठंडी हवा हो जाएगी कूल एयर। यहाँ धरातल के निकट क्या हो जाएगी, कूल एयर, और इसके ऊपर अपेक्षाकृत क्या रहेगी, वार्म एयर, गर्म हवा। और ये उल्टा सिचुएशन है, क्योंकि सामान्यतः जो है गर्म हवा नीचे होती है और ऊपर जाने पर हवा ठंडी मिलेगी आपको। तो जैसे ही ये उल्टा सिचुएशन होगी तो यहाँ पर जो हवा के अंदर जो जलवाष्प है वो संघनित होना शुरू हो जाएगी। तो वायु के अंदर की जो जलवाष्प है, अब देखिए कितना टेम्परेचर फॉल हुआ है इस पे निर्भर करेगा। अगर पर्याप्त यानी उष्मांक बिंदु तक पहुंच गया है तो संघनन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसमें क्या होगा, जो हवा की जलवाष्प है, ओस के समय हमने पढ़ा था कि वो धरातल से ही लिपट गई थी, धरातल पे रखी वस्तुओं से लिपट गई थी या पेड़ पौधों की पत्तियों पे लिपट गई थी। देखिए, जलवाष्प को जल के बूंद में कन्वर्ट होने के लिए कोई आधार चाहिए जिसके ऊपर जलवाष्प टिक सके। तो ओस जब हमने देखी थी तो उसमें आधार उसको मिला था धरातल स्वयं, क्योंकि वो बहुत नीचे प्रक्रिया हो रही थी और धरातल पे ही ओस मिलती है आपको, पेड़ पौधों पत्तियों पे या कोई भी चीज़ें पड़ी हुई हैं। लेकिन यहाँ पे धरातल पे नहीं संघनन होगा, यहाँ पे आर्द्रताग्राही नाभिकों पर, यानी हवा में जो धूल, धुआं, परागकण, नमक के कण तैर रहे हैं छोटे छोटे, उनको हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई कहा जाता है। तो इस बार ये जो जलवाष्प है वो इन नाभिकों पर लिपट करके जल की छोटी छोटी बूंदें बनाएगी संघनित होकर के, और यही जो जल की छोटी छोटी बूंदें बनेगी, इनका एक बहुत बड़ा समूह, घना समूह बन जाएगा जो बादल जैसा होगा। इसी को हम कहते हैं फॉग। तो कोहरा या फॉग जो है वो ओस से अलग है। ओस धरातल पे होती है और कोहरा जो है धरातल के ऊपर हवा में तैरता हुआ होता है बादल की तरह। इसकी जो रीजन इसमें आप देख रहे हो वो विकिरण है। इसमें जो तापीय प्रतिलोमन उत्पन्न करने के लिए जो कारण है वह विकिरण है। इसीलिए इस प्रकार से जो कोहरा बनता है उसको विकिरण कोहरा या रेडिएशन फॉग कहा जाता है। यानी कि तापीय प्रतिलोमन की कंडीशन लाने के लिए जो फैक्टर है वो यहाँ पर रेडिएशन है। दूसरा फैक्टर देखिए, इसमें कहीं बाहर से हवा नहीं आई है, अभिगमनीय यानी गमन करके आना, अभिगमनीय कोहरा एडवेक्शनल फॉग, इसमें जो है हवा मूव होती है, यानी कि एक जगह की हवा दूसरे जगह पर जा करके तापीय प्रतिलोमन उत्पन्न कर देती है। ये अक्सर जलाशय, नदी, तालाब, झील, सागर, महासागर के जो निकट स्थान होते हैं वहाँ पर होता है, यानी जलाशयों के पास में होता है। ऐसा होता क्यों है? देखिए, एक फैक्ट आप हमेशा याद रखिए कि धरातल जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी ठंडा हो जाता है, क्योंकि धरातल में होती है सिलिका। जो हमारा ज़मीन है इसमें सिलिका होती है, जल्दी से गर्म हो जाती है और जल्दी से पार्थिव विकिरण छोड़ के ठंडी भी हो जाती है ज़मीन। लेकिन पानी के साथ ऐसा नहीं है, पानी धीरे धीरे गर्म होता है लेकिन देर तक गर्म बना रहता है, वो जल्दी ठंडा नहीं होता है। इसीलिए अगर आप देखते हैं कि आपके घर के निकट में कोई तालाब हो तो गर्मियों के महीने में जब दिन में काफ़ी तालाब गर्म हो जाएगा उसका पानी, तो रात में भी आपको तालाब के निकट जो है वो शीतलता नहीं मिलेगी, क्योंकि पानी देर तक गर्म रहेगा, हालांकि उसके अपेक्षाकृत ज़मीन ठंडी हो जाएगी।
और शीतकाल में वही जल जो है वो देर तक ठंडा भी बना रहेगा। यानी कि ये ना तो जल्दी गर्म होता है और जब एक बार गर्म होता है तो वो देर तक गर्म बना रहता है। अब दिन में क्या होगा, दिन में जल और स्थल सौर विकिरण से गर्म होंगे, दोनों पे बराबर पड़ेगा, गर्म होंगे, वाष्पीकरण की प्रक्रिया होगी, गर्म एवं आर्द्र वायु बनेगी, यानी हवा गर्म होगी और उसमें वाष्पीकरण से जलवाष्प भी आ जाएगी। रात में क्या होगा, अगर लंबी ठंडी रातें हैं, शीतकाल का है, तो क्या होगा, जल की अपेक्षा स्थल जल्दी ठंडा हो जाएगा, जो ज़मीन है वो जल्दी ठंडी हो जाएगी। तो ज़मीन ठंडी हो जाएगी तो ज़मीन के ऊपर की हवा भी जो उसके संपर्क में है वो ठंडी हो जाएगी। हवा ठंडी होगी तो वहाँ पर उच्च दाब उत्पन्न हो जाएगा। हवा ठंडी होकर के नीचे बैठती है तो वहाँ पर हाई प्रेशर डेवलप हो जाएगा, जबकि उसके निकट जो जल क्षेत्र है, सागर है, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर अपेक्षाकृत गर्म हवा होगी इसकी तुलना में, क्योंकि वहाँ पानी जल्दी ठंडा नहीं हो पाएगा तो पानी के ऊपर की हवा भी गर्म बनी रहेगी, तो वहाँ पे लो प्रेशर रहेगा। गर्म हवा जहाँ पर होती है वो ऊपर उठती है, इसीलिए वहाँ पे प्रेशर लो रहता है। और पीछे पवन वाले चैप्टर में हमने बताया था कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पवन चलने लगती है, यानी हवा का मूवमेंट होने लगता है। तो स्थल से ठंडी हवा जल की तरफ चलेगी और वो ठंडी हवा गर्म हवा को ऊपर उठा देगी, क्योंकि ठंडी हवा भारी होती है। जब ठंडी हवा किसी क्षेत्र में जाएगी तो वहाँ की गर्म हवा को ऊपर उठा देगी और वो उसके नीचे आ जाएगी, यानी कि इस तरह से कंडीशन हो जाएगी। नीचे ठंडी हवा आ जाएगी, कूल एयर, और इसके ऊपर वहाँ की जो वार्म एयर है वो ऊपर उठ जाएगी, और यही हो गया तापीय प्रतिलोमन। तापीय प्रतिलोमन, नीचे ठंडी हवा ऊपर गर्म हवा, यानी उल्टा कंडीशन बन गई, जो पहले भी बन गई थी, लेकिन वहाँ पे हवा का मूवमेंट नहीं हुआ था। यहाँ हवा ठंडी चल करके आई और हवा को उठा दिया ऊपर, इसीलिए ये एडवक्शनल फॉग है। अब तापीय प्रतिलोमन बन गया है, तापीय प्रतिलोमन बन गया है तो आगे की प्रक्रिया आपको हम बता ही चुके हैं। परिणाम क्या निकलेगा, कोहरे का निर्माण होगा। अब आप सोच रहे होगे कि कोहरा ही क्यों बन रहा है, बादल बन करके बरसने क्यों नहीं लग रहा है। तो बरसने इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि बारिश होने के लिए जल की बूंदें बड़ी होनी चाहिए, यानी संघनन थोड़ा और तेज़ होना चाहिए, और ज़्यादा टेम्परेचर फॉल होने की ज़रूरत है। तो उतना यहाँ पर संभव नहीं हो पाता है, इतना सघन भी नहीं होता है। तो ये तो हो गए विकिरण और अभिगमनी। तीसरा हमने एक टाइप आपको बताया हिल या वैली फॉग और फ्रंटल फॉग, तो उसको भी देख लेते हैं, वैली और फ्रंटल फॉग क्या होते हैं। अब देखिए, आपको ये चीज़ें जहाँ पर घाटी होगी, पहाड़ होगा, कोई इस तरह से पहाड़ है और ये घाटी है इस तरह से, तो यहाँ पर होगा। देखिए रात के समय क्या होता है, देखिए यहाँ घाटी में दिन के समय हवा गर्म होती है, आर्द्र होती है। रात के समय यहाँ ऊपर पहाड़ी की चोटी की हवा पहले ठंडी हो जाती है, और ठंडी जब हवा हो जाएगी तो वो भारी होती है, तो वो ढाल के सहारे नीचे उतरना शुरू हो जाएगी घाटी में। ये घाटी है, ये पहाड़ी है। तो यहाँ पर ये जो कोहरा बनता है ये कैसे बनता है, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें रात्रि के समय पहाड़ी से ठंडी हवा घाटी में ढाल के सहारे घाटी में उतरती है, ढाल के सहारे घाटी में उतरती है। देखिए यहाँ भी हवा है घाटी में, यहाँ पहाड़ी पे भी हवा है। दिन के समय हवा गर्म है, रात के समय चूँकि ऊंचाई पर है यहाँ ठंडी हो जाएगी जल्दी, और ये ठंडी होकर के इस तरह से नीचे उतरना शुरू हो जाएगी घाटी में, और जो घाटी की गर्म हवा है वो ऊपर उठ जाएगी, यानी कि यहाँ पर आपकी कूल एयर आ जाएगी और वार्म एयर जो है वो ऊपर चली जाएगी, और यही तापीय प्रतिलोमन की कंडीशन हो जाएगी। इसको क्या हो जाएगा, इसको क्या कहेंगे, तापीय प्रतिलोमन।
थर्मल इन्वर्जन। जब रात्रि के समय पहाड़ी से ठंडी हवा घाटी में उतरेगी तो वो क्या करेगी, वहाँ की अपेक्षाकृत, उससे जो तुलना में अपेक्षाकृत गर्म हवा जो है, गर्म वायु को ऊपर उठा देगी, उठा देती है। और जब गर्म हवा ऊपर हो जाएगी तो इसे कहेंगे तापीय प्रतिलोमन। बस यही हमें चाहिए, तापीय प्रतिलोमन। और इस तापीय प्रतिलोमन के फलस्वरूप क्या बनेगा, कोहरा। वो प्रक्रिया हम आपको पूरी समझा चुके हैं, वही चीज़ लिखनी है कि किस तरीके से फॉग बन जाएगा। तो ये हो गया आपका, चूँकि घाटी में हो रहा है इसलिए इसको हिल या वैली फॉग कहा जाता है। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो और है वो है फ्रंटल, उसको कहते हैं सीमांत कोहरा। सीमांत कोहरा, फ्रंटल फॉग। अब देखिए ये क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें दो अलग अलग नेचर वाली एयर, दो अलग अलग प्रकार की हवाएं आकर के टकरा जाती हैं। इसमें दो अलग अलग, देखिए दो अलग अलग प्रकृति वाली हवाएं टकराती हैं। यानी कि एक गर्म हवा और एक ठंडी हवा, इसका होता है कन्वर्जेंस। ये कहाँ पर होगा, गर्म हवा जैसे पछुआ पवन, पछुआ पवन आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। और ठंडी हवा मतलब ध्रुवीय पवन, ध्रुवीय पवन। इसका हो गया टकराहट एक जगह पे आके कहाँ पे बनेगा। देखिए पृथ्वी पे आपको पवन वाले चैप्टर को जब आप पढ़ोगे तो आप यहाँ पर देखोगे ध्रुव से इस तरह से ध्रुवीय हवाएं चलती हैं। ये कौन सी हैं, ये ध्रुवीय पवनें हैं। पवन वाला चैप्टर खोल के देखिएगा। और इधर से पछुआ हवाएं चलती हैं, ये है पछुआ, वेस्टर्लीज, पोलर विंड्स और वेस्टर्लीज। और यहाँ पे ये दोनों हवाएं आपस में टकरा जाती हैं, इसको कहते हैं फ्रंट, फ्रंट। तो इसीलिए जहाँ पे फ्रंट बनता है वहाँ पे दो अलग अलग प्रकार की हवाएं जब टकराती हैं तो जो ठंडी हवा है वो अभी हमने आपको बताया था वो भारी होने की वजह से नीचे जाएगी और गर्म हवा ऊपर चढ़ जाएगी। और जब ठंडी हवा नीचे और गर्म हवा ऊपर हो जाती है तो उसे तापीय प्रतिलोमन कहा जाता है। तो फ्रंट पे उत्पन्न होगा तापीय प्रतिलोमन। तापीय प्रतिलोमन। यहाँ पे बारिश की भी सिचुएशंस बनेंगी, उसको हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ कोहरा की बात कर रहे हैं। तो ये आपको देखने मिलेगा जहाँ पे ध्रुवीय पवनें और पछुआ पवनें टकरा रही हैं। दो अलग अलग प्रकृति यानी कि ठंडी और गर्म हवाएं आकर के टकरा गई हैं। देखिए अब आप अभी अगर शंका करेंगे तो पिछले वाले में भी हमने बताया था गर्म और ठंडी हवा, लेकिन उसमें दोनों हवाएं नहीं चल रही थी। उसमें ठंडी हवा चल के गई थी और गर्म हवा को ऊपर उठा दिया था, इसमें भी आपने यही देखा था। लेकिन यहाँ पे दोनों ही हवाएं एक दूसरे से आकर के आमने सामने भिड़ गई आकर के, तो ये टक्कर है। तो इसमें कहते हैं फ्रंट, कन्वर्जेंस ऑफ टू एयर्स ऑफ डिफरेंट नेचर्स। तो एक गर्म हवा, पछुआ पवन गर्म है और ध्रुवीय पवन चूँकि ध्रुव की तरफ से आ रही वो ठंडी है, और यहाँ पे फ्रंट बनेगा जहाँ पे टकराएंगी, तापीय प्रतिलोमन उत्पन्न होगा और इसकी वजह से क्या बनेगा, कोहरा बनेगा। कोहरा बनने की बाकी प्रक्रिया वही सभी में है, बस तापीय प्रतिलोमन उत्पन्न होने के लिए अलग अलग कारणों की वजह से अलग अलग इनको नाम दिए गए हैं। तो ये कहलाता है कोहरा। आशा है आप कोहरा को समझ गए होंगे। तो हमने ओस को समझा, कोहरा को समझा। अब ये जो कुहासा है जिसको मिस्ट हम कह रहे हैं या धुंध कह रहे हैं, तो ये क्या है, इसमें बहुत कुछ नहीं, इसको आप लिख लें। जो धुंध है वो भी एक कोहरा का रूप है। धुंध क्या है, वो कोहरा का एक रूप है। कुहासा, कुहासा मिस्ट।
तो ये क्या है, ये जो है कोहरा का रूप है एक। ये कम सघन होता है, कम सघन, और इसकी जो दृश्यता है वो 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर तक होती है। यानी कि ये भी कोहरा का ही एक रूप है, लेकिन ये कोहरा जितना थिक नहीं होता है, सघन नहीं होता है, इसलिए इसमें हम थोड़ा दूर तक देख पाते हैं। कोहरा में हमने आपको बताया था कि आप 1 किलोमीटर तक ही देख सकते हैं, मैक्सिमम 1 किलोमीटर तक। यानी कि आप हो सकता है ज़्यादा सघन है तो 5 मीटर ही देख पा रहे हो, 10 मीटर, 20 मीटर, 100 मीटर, 300 मीटर, मैक्सिमम आप 1 किलोमीटर देख पाएंगे, इससे आगे नहीं देख सकते कोहरा में। लेकिन जो धुंध होती है, धुंध की जो विजिबिलिटी है वो 1 किलोमीटर से लेकर 2 किलोमीटर के बीच होती है। 2 किलोमीटर तक आप देख पाते हैं, यानी ये थोड़ा विरल है, उतना सघन नहीं है। इसको मिस्ट कहा जाता है या धुंध कहा जाता है। अब एक चीज़ रह जाती है, पाला। पाला क्या है? अक्सर आपने किसानों से ये शब्द सुने होंगे कि पाला से फसल को नुकसान हो रहा है, या न्यूज़ में आपने सुना होगा फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट क्या है? पाला। देखिए, पाला भी ओस के बनने जैसी ही एक प्रक्रिया है, बस थोड़ा सा अंतर है। उसको आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। पाला, या इसको कहते हैं तुषार, तुषार, फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट। देखिए, यह भी जो है धरातल के निकट होता है, धरातल के निकट। धरातल पर जैसे ओस बनती है, बिल्कुल उसी तरीके से होता है, धरातल के निकट ही होता है। और आप इसको लिखें कि ओस यानी ड्यू, बनने जैसी प्रक्रिया है, बनने जैसी प्रक्रिया। जिस प्रक्रिया से ओस बनी थी, बिल्कुल उसी प्रक्रिया से बनता है। लेकिन जो इसमें मुख्य बिंदु है वो ये है, लेकिन यहाँ पर जो संघनन है, संघनन हिमांक से नीचे होता है, नीचे होता है। अभी ओस वाला पॉइंट आप खोल के देखिए, उसमें हमने बताया था कि जो संघनन है वो हिमांक से ऊपर होता है, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड हिमांक है, तो इधर हिमांक से ऊपर यानी 1, 2, 3 डिग्री, और इधर -1, -2, -3 इस तरह से तापमान जाएंगे। जब हिमांक के नीचे जाएंगे तो माइनस में चलेगा, और हिमांक के ऊपर तापमान जाएगा तो प्लस में रहेगा। तो जब कभी ऊपर का टेम्परेचर रहता है तो आपका बनता है ओस वगैरह, कोहरा वगैरह, ये सब बनते हैं। और जब ये माइनस में तापमान या 0 में आ जाता है तो जाहिर सी बात है कि अब पानी जो है वो बर्फ़ में तब्दील होगा। तो यहाँ संघनन जो है हिमांक से नीचे होता है। इस कारण जो है वो जलवाष्प जो है, जलवाष्प सीधे जम जाती हैं, और इससे क्या बनता है? बर्फ़ के क्रिस्टल बनते हैं, क्रिस्टल बनते हैं। और इस वजह से जो है फसलों को नुकसान होता है, फसलों को ये नुकसान पहुंचाते हैं। जो रबी की फसल हैं, खास करके गेहूं, जौ, चना, सरसों, उस समय की जो सब्जियां हैं या उस समय की जो फसलें हैं रबी की फसल के टाइम के, तो वो जो है उसको नुकसान होता है। कैसे? इसको ज़रा समझें। देखिए, ओस में हम देख रहे थे कि जो जलवाष्प है वो द्रव में तब्दील होती है, जलवाष्प द्रव में तब्दील होती है, जिससे पानी की बूंदें बनती हैं, जिसको ओस कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर तेज़ी से नीचे गिरता है, इसमें टेम्परेचर अचानक तेज़ी से नीचे गिरता है, जिसकी वजह से संघनन जो है वो हिमांक से नीचे होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होता है। और जब तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे हो रहा है, और यदि पर्याप्त मात्रा में जलवाष्प है हवा में, तो वो क्या होगी? जलवाष्प सीधे जम जाती है, बर्फ़ के क्रिस्टल बन जाते हैं। तो इससे जो पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, उसकी जो नसें हैं वो फट जाती हैं, क्योंकि जो जल है, जब बर्फ़ बनता है तो बर्फ़ का आयतन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से पत्तियों के जो ऊतक हैं, कोशिकाएं हैं, वो फट जाती हैं, नुकसान होता है और फसलें मर जाते हैं, पेड़ पौधे। अक्सर आपने देखा होगा कि ठंडक के महीने में
जो पानी है उसकी पाइपें फट जाती हैं। सड़कों पे आपने देखा होगा पानी निकलने लगता है, क्योंकि जैसे जैसे पानी ठंडा किया जाता है उसका आयतन बढ़ता है, वो फैलता है, तो इसी वजह से पाइपें भी फट जाती हैं। तो जब अचानक तापमान गिरेगा तो जलवाष्प सीधे बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाएगी और इसी को कहते हैं पाला पड़ना यानी फ्रॉस्ट। तो इसमें जो है एक चीज़ और समझ लें, जो बर्फ़ है, जैसे जो बर्फ़ होती है, बर्फ़ या आइस, बर्फ़ जो है वो जल में कन्वर्ट होती है पहले, और जल के बाद में वो जलवाष्प में कन्वर्ट होती है। यही प्रक्रिया है। बर्फ़ से जल बनने के लिए इस प्रक्रिया को कहा जाता है गलन, गलना, इसको गलन कहते हैं। मेल्टिंग, इंग्लिश में इसे मेल्ट करना कहते हैं, मेल्टिंग। जल से जो जलवाष्प बनती है इसको कहते हैं वाष्पीकरण, इसको कहा जाता है वाष्पीकरण। अंग्रेजी में इसे कहते हैं इवेपोरेशन। और इसको अगर रिवर्स कर दें, जल से जलवाष्प से जल बनना, तो अभी हमने आपको बार बार पढ़ाया है कि जब जलवाष्प से जल की बूंदें बनती हैं तो उसे संघनन कहा जाता है, संघनन, कंडेंसेशन। और जल से बर्फ़ बनना, इसको कहते हैं जमना, फ्रीजिंग, फ्रीज होना या पिंडन। लेकिन अगर अचानक से ताप में अत्यधिक परिवर्तन हो जाए तो फिर ये बीच वाला स्टेप गायब भी हो सकता है, यानी कि बर्फ़ से सीधे जल भी बन सकता है, जलवाष्प बन सकता है। बर्फ़ यानी ठोस से सीधे गैस बन जाएगी, बीच का स्टेप गायब हो जाएगा। इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन। अंग्रेजी में इसे कहते हैं सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। ये सब पूछे जा सकते हैं, साइंस के क्वेश्चन हैं कि ऊर्ध्वपातन क्या है। तो जब कोई ठोस बिना द्रव में बदले सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाए तो उसको ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे जब आप कपूर को जलाते हैं, कपूर जो आप यूज करते हैं, तो कपूर द्रवित नहीं होता है, सीधे सीधे गैस बन जाता है। इसी तरीके से बर्फ़ भी सीधे जलवाष्प बन सकती है, उसको सब्लिमेशन कहा जाएगा। इसी तरीके से जलवाष्प से भी सीधे बर्फ़ बन सकती है, जलवाष्प से भी सीधे बर्फ़ बन सकती है, उसको कहते हैं निक्षेपण, इसे कहते हैं निक्षेपण, निक्षेपण, डीसब्लिमेशन, यानी कि ऊर्ध्वपातन के उल्टा क्रिया, निक्षेपण कहते हैं इसे, जलवाष्प से सीधे बर्फ़ बन जाना। तो जो पाला है, पाला में यही डीसब्लिमेशन की क्रिया होती है। इसमें कौन सी क्रिया होती है? डीसब्लिमेशन। ये ऊर्ध्वपातन के विपरीत क्रिया है, निक्षेपण कह सकते हैं आप इसे। इसमें वायु में उपस्थित जलवाष्प द्रव में न कब तब्दील होकर के सीधे सीधे ठोस में तब्दील हो जाती है। और अचानक से ऐसा होता है, रात में काफ़ी ठंडक की वजह से, माइनस में टेम्परेचर हो जाने की वजह से, इससे पेड़ पौधे, सब्जी, बागाती फसलें, गेहूँ, चना, ये फसलें जो होती हैं, जो मुलायम पत्तियों वाली फसलें हैं, मुलायम तनों वाली फसलें हैं, उनको क्षति पहुंचती है। उनकी नसें, पत्तियां इत्यादि उन तक क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, कोशिकाएं फट जाती हैं, जिससे पौधा मर सकता है, मर जाता है। तो इससे किसान बचने के लिए क्या करते हैं? टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि अचानक से ज़्यादा तापमान ना गिरने पाए। तो बहुत से उपाय करते हैं। कोई गंधक के तेजाब का छिड़काव कर देते हैं फसल में रात में, जिससे थोड़ी गर्मी बनी रहती है, तापमान उतना ज़्यादा नहीं गिरता है। या फिर सिंचाई कर देते हैं, गर्म पानी चूँकि गर्म रहता है तो उसकी वजह से बच सकते हैं। या अगर छोटी फसल है, बहुत नाजुक फसल है, तो उसको ढकते हैं। अक्सर देखा होगा आपने, खेत की फसल को ढक देते हैं। विदेशों में तो हीटर वगैरह का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन भारत में फसल को ढक देते हैं। तो इस तरह से कई उपाय किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने ओस
कोहरा, कुहासा और पाला को समझा। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम प्रेसिपिटेशन का जो सबसे कॉमन रूप है जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, वर्षा का जो होना यानी रेनफॉल का होना, वर्षा। तो वर्षा पे कई प्रकार की वर्षाएं होती हैं, जैसे कि पर्वतीय वर्षा है, चक्रवाती वर्षा है, फ्रंटल यानी सीमांत। तो इस तरह से हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, चक्रवात वगैरह को। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।